बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रियाज सियाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल असिस्टेंस। आज का मेरा टॉपिक है किरायादार और मालिक के दरमियान एग्रीमेंट किस तरह तहरीर करना ज़रूरी है। इस पे पंजाब रेंटेज प्रेमिसेस एक्ट 2009 मौजूद है और मैं अक्सर देखता हूं कि किरायादार और मालिक के दरमियान अक्सर मामलात जो है कोर्ट्स के अंदर आते हैं और अगर कानून के मुताबिक किरायानामा तहरीर हो जाए माबैन फ़रीक़ैन, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि कभी भी किराएदार और मालिक के दरमियान झगड़ा पैदा हो ही नहीं सकता। जब भी झगड़ा पैदा होता है तो वो किरायानामा माबैन फ़रीक़ैन प्रॉपर तरीके से तहरीर नहीं होता, या बिल्कुल कतई तौर पर वो तहरीर करते ही नहीं है, एग्रीमेंट होता ही नहीं है, ज़ुबानी एग्रीमेंट पे डिपेंड करते हैं, वो एग्रीमेंट लिखा ही नहीं जाता। तो पंजाब रेंटेज प्रेमिसेस एक्ट 2009 का सेक्शन 5 जो है वो किरायानामा के मुतालिक है। तो इस सेक्शन के मुताबिक जो एग्रीमेंट है माबैन फ़रीक़ैन, उसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि सबसे पहले तो माबैन फ़रीक़ैन जो बिल्डिंग है, मकान है, दुकान है, कोई स्पेस है, कोई ऐसी इमारत है, उसकी तफसील, किराया जो पर मंथ तय हुआ है उसकी तफसील लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो ड्यू डेट है उसकी तफसील जो है इंतहाई ज़रूरी होती है, और बिल्डिंग किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है या दुकान मकान किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसकी तफसील लिखना इंतहाई ज़रूरी है। तो मोड ऑफ पेमेंट जो है उसका तरीक़ाकार जो है उसको भी उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा अगर पगड़ी सिक्योरिटी या एडवांस रेंट जो है उसकी तफसील लिखना ज़रूरी है। एक बात बताता चलूँ कि पगड़ी रेंट, एडवांस रेंट और सिक्योरिटी में भी फ़र्क है। तो उसमें जो भी चीज़ तय हुई है उसका लिखना इंतहाई ज़रूरी है। फिर एग्रीमेंट जो है दोनों फ़रीक़ैन के दस्तखत, अंगूठा जात और गवाहान जो है उनकी मौजूदगी में तहरीर करना ज़रूरी है। तो पर्टिकुलर्स ऑफ टेनेंट एग्रीमेंट जो है उनकी सारी तफसील और किस ज़रिए से, किस तरीके से पेमेंट होगी, क्या किराया पर मंथ जो अदा होगा वो बैंक के ज़रिए होगा, अगर बैंक के ज़रिए होगा, जिसका होना भी ज़रूरी बैंक के ज़रिए होना चाहिए, क्योंकि बैंक के ज़रिए अगर ट्रांजैक्शन होगी तो दोनों फ़रीक़ैन को आसानी होगी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, किराएदार का भी और मालिक मकान का भी। जब वसूल करेगा उसका रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होगा, उसकी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। अगर देने वाला जो है किराया जो बैंक के ज़रिए अपने अकाउंट के ज़रिए दे रहा है उसके पास भी उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा और टेंशन नहीं होगी, बाद में मसाइल खड़े नहीं होंगे। तो उसके बाद जब एग्रीमेंट तहरीर हो जाएगा तो उसकी कापी रेंट रजिस्ट्रार के पास लेके जाना इंतहाई ज़रूरी है। रेंट रजिस्ट्रार जो है उस एग्रीमेंट के जो शराइत हैं, पर्टिकुलर्स हैं, उनका जिक्र अपने रजिस्टर के अंदर करेगा। उस टेनेंट एग्रीमेंट की यानी जो इकरारनामा तहरीर हुआ है, किरायानामा, उसकी एक कापी अपने पास रखेगा, ओरिजिनल जो है वो रिटर्न कर देगा जो रेंट रजिस्ट्रार होगा। तो उसके बाद अगर कोई उसकी वायलेशन करता है, चाहे वो किरायादार हो या मालिक मकान, दुकान, जो भी बिल्डिंग जिसने भी दी हुई है, तो उसकी एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि इसको स्पेशल कोर्ट डील करती है जब तक किरायादार सालाना किराया का 5% गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर दाखिल नहीं करवा देता। जब वो जुर्माना अदा करेगा, अगर उसने एग्रीमेंट नहीं लिखा, शरायत उसने जो है इन रिटर्न उसने तहरीर नहीं की, तो जब वो जुर्माना जमा कराएगा फिर उसकी एप्लीकेशन जो है एंटरटेन होगी। इसी तरह मालिक जो होगा उसकी एप्लीकेशन भी एंटरटेन नहीं होगी। अगर वो किरायानामा किरायादार के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन गुजारता है उस कोर्ट के अंदर, तो मालिक को जो है सालाना किराया का 10%
जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर दाखिल करवाना होगा। उसका सबूत जब वो साथ लगाएगा फिर उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। तो नॉन कंप्लायंस की सूरत में जुर्माना अदा करना होगा। तो दूसरी बात यह है जो इंतहाई अहम है कि कोई भी किरायादार जब तक पहला किरायानामा मनसूख नहीं हो जाता उस वक्त तक वो बिल्डिंग, मकान, दुकान जो उसने किराए पे दी हुई है किसी दीगर शख्स को दूसरा एग्रीमेंट करके नहीं दे सकता, ना ही जो है वो आगे किसी को एग्रीमेंट लिख के दुकान के मुतालिक किरायानामा नहीं दे सकता जब तक पहला एग्रीमेंट रिवोक ना हो जाए। और ना ही किरायादार जो है वो आगे मालिक की इजाज़त के बगैर वो बिल्डिंग सबलेट नहीं कर सकता जब तक मालिक मकान उसको इजाज़त ना दे या उसको तहरीर में ना लेके आए। तो ये मुख्तसरन मेरा लेक्चर था।